तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं जी। आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। अपने अपने पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। अब आप लोग बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को एक पढ़ाई की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो आप लोग का हिंदी का लेकर आए गए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी का नहीं, आप लोग को साइंस का लेकर आ गए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो 2026 में आप लोग को बिल्कुल 2/2 यही आने वाला है। तो चलिए आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शुरू में आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिएगा, आप लोग को यहाँ से बोल रहा है किस दर्पण में फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी अनुसार ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, आप लोग ये बताइएगा। पहला आप लोग को दिया हुआ है समतल दर्पण, बी ऑप्शन आप लोग का है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन आप लोग को उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन पे इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। तो बताइएगा समतल दर्पण के नहीं होते हैं जी, सी नंबर के भी नहीं, अवतल दर्पण के नहीं होता है। तो इसमें आप लोग को हो जाएगा अवतल दर्पण के मेरे प्यार दोस्तों ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के पर कितना चिन्ह कैसा होता है, परिपाटी के अनुसार चिन्ह कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण के आप लोग को धनात्मक होता है। तो आप लोग का यहाँ से बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक आप लोग को पूछ रहा है, इस चलते आप लोग को बी हो जाएगा। अब आप लोग चलिएगा सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में आप लोग के यहाँ से क्या पूछा, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना है। तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका है, कितना है जी, आप लोग बताइएगा। 500 mm है, nm है जी। बी नंबर आप लोग को 380 nm है। सी नंबर आप लोग को 100 nm है। डी आप लोग को 700 nm है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना है, आप लोग को ये बताना है सेकेंड नंबर में। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य आप लोग को 380 nm है जी, 380 nm है मेरे प्यार दोस्तों। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है जी, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। थ्री नंबर में आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन पूछी जा रही है। क्या थ्री नंबर पूछी जा रही है, आप लोग ये देखिएगा। थ्री नंबर आप लोग को यहाँ से पूछ रहा है यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा जी। ए नंबर आप लोग ऑप्शन आप लोग को प्रत्येक प्रतिरोध का अधिक होगा। बी ऑप्शन आप लोग का प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। सी ऑप्शन आप लोग को प्रत्येक प्रतिरोधों के बराबर होगा। डी ऑप्शन आप लोग को इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग को बताना है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा। तो बताइएगा ए नंबर ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो आप लोग इसका जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसका हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, क्या जी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। प्रतिरोध का ए सही मात्रक क्या होता है जी, प्रतिरोध का ए सही मात्रक आप लोग को ओम होता है। अब प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। अब प्रतिरोधकता के किससे सूचित किया जाता है, तो रो से सूचित किया जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। आप लोग चलिएगा चौथा नंबर में, यहाँ से क्या आप लोग को पूछ रहा है ये समझिए। लघु पतन के समय, क्या जी, लघु पतन के समय परिपात का प्रतिरोध क्या होता है। लघु पतन के समय परिपात का प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। बी ऑप्शन आप लोग का है बहुत कम होता है। सी ऑप्शन आप लोग का है बहुत अधिक बढ़ जाता है। डी ऑप्शन आप लोग का इनमें से कोई नहीं। तो लघु पतन के समय प्रतिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, आप लोग को बताना है। तो बहुत कम हो जाता है, क्या जी, आप लोग को बहुत कम हो जाता है। आप लोग को बी इज द यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। न्यू बच्चे आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 2026 में मेरे प्यारे दोस्तों यही सब आप लोग का ऑब्जेक्टिव आने वाला है साइंस में। तो आप लोग को पहले ही तैयारी करवा देते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को एग्जाम समय में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों। तो अब आप लोग चलेगा 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से क्या बोल रहे हैं ये समझिएगा। आप लोग का यहाँ से 5 नंबर बोल रही है, सौर ऊर्जा सीधे विद्युत बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। डेनियल सेल कहते हैं, इरेडिएटेड सेल कहते हैं, सॉल सेल कहते हैं, सूक्ष्म सेल कहते हैं। तो आप लोग को 5 नंबर बताना है। तीसरा हम कहते हैं सौर सेल, क्या जी, सौर सेल कहते हैं। आप लोग का यहाँ से सी इज द यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलिएगा 6 नंबर में। 6 नंबर में आप लोग बताइए 6 नंबर को राइट आंसर जी। पवन चक्की उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन न्यूनतम वेग होनी चाहिए, क्या होने चाहिए, न्यूनतम वेग। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या होनी चाहिए। 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। सी नंबर आप लोग को धातु में से धारा का वाहक होना चाहिए, कि ऑप्शन
क्या होना चाहिए, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन के न्यूनतम वेग होने चाहिए जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन आप लोग हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन आप लोग हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। डी नंबर आप लोग हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे होना चाहिए। तो आप लोग 6 नंबर को बता दीजिएगा क्या मारेंगे। 6 नंबर आप लोग को हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आप लोग का यहाँ से बी इधर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग आगे चलिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर आप लोग को क्या पूछ रहा है, धातुओं को धारा वाहक होते हैं। धातुओं में धारा वाहक होते हैं आप लोग को ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग को प्रोटॉन में, बी ऑप्शन आप लोग को मुक्त इलेक्ट्रॉन में, सी ऑप्शन आप लोग को कोर इलेक्ट्रॉन में, डी ऑप्शन आप लोग को इनमें से कोई नहीं। धातुओं में धारा वाहक होते हैं कब जी, आप लोग को ये बताना है। धातुओं में धारा वाहक कब होते हैं, प्रोटॉन में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन में होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन में होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आप लोग को बताना है साथियों। क्या आप लोग 7 नंबर को बता सकते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में जी, क्या जी मुक्त इलेक्ट्रॉन में, तो आप लोग को हो जाएगा बी इज द यहाँ से 100% राइट आंसर। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि आप लोग का ये ऐसा परिवार है कि 10th और पॉलिटेक्निक का दोनों का तैयारी करवाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप लोग चलिएगा 8 नंबर में। 8 नंबर में आप लोग को पूछ रहा है, यदि कौन सा रंग जिसके खतरे के सिंगल उपयोग किया जाता है, कौन सा रंग को खतरे को सिंगल के लिए उपयोग किया जाता है, आप लोग को ये बताइएगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जी। ए ऑप्शन आप लोग को नीला, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है पीला। तो कौन सा रंग जिसको खतरे के सिंगल में उपयोग किया जाता है, इसको आप लोग को लाल का किया जाता है। क्या जी, लाल का। तो आप लोग के 8 नंबर का क्या मारिएगा जी, 8 नंबर का आप लोग सी मारिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलिएगा 9 नंबर में। 9 नंबर में आप लोग के यहाँ से क्या पूछ रहे हैं ये समझिएगा। 9 नंबर में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आप लोग को थोड़ा देर पहले बताया है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसको जरूर बताइएगा। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ए नंबर ऑप्शन है लाल का होता है, बी ऑप्शन आप लोग को नीला का होता है, सी ऑप्शन है पीला का होता है, डी ऑप्शन है बैगनी का होता है। तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ये बताइएगा। तो लाल रंग का। क्या जी, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है जी, लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है आप लोग को बैगनी रंग का, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य आप लोग को होता है बैगनी रंग का। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ए इज द यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलिएगा आगे। टिंडल प्रभाव 10 नंबर आप लोग के यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिए। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है, आप लोग को ये बताएगा। ए ऑप्शन आप लोग को प्रकाश का परिवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, सी ऑप्शन आप लोग को प्रकाश का विक्षेपण, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है जी, तो आप लोग 10 नंबर को बताइए। तो ये आप लोग को प्रकाश का प्रकीर्णन है जी। क्या जी, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो आप लोग का यहाँ से डी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर देखने के लिए यहाँ से मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब आप लोग चले, निम्न में से असंतृप्त कार्बन क्या है, आप लोग को ये बताना है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त कार्बन है जी, असंतृप्त कार्बन है। CH4 है, मीथेन है, C2H6 है, C2H4 है, कई कोई नहीं। तो आप लोग को 11 नंबर बताना है जी। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पॉलिटेक्निक में भी आता है और 10th में भी आता है। तो 11 नंबर का आप लोग क्या मारिएगा, तो होता है C2H4 होता है। क्या जी, C2H4 होता है। जो निम्न में से कौन सा असंतृप्त कार्बन, इसमें C2H4 है जी। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। सी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलिएगा 12 नंबर में। क्या बोल रहा है, किसकी चालक की प्रतिरोध निर्भर करती है, किसकी चालक का प्रतिरोध निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर के क्षेत्रफल पर करती है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को चालक की प्रकृति पर करती है, डी ऑप्शन है उपयोग सभी। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो 12 नंबर का आप लोग को बताना है किस पर निर्भर करती है जी। तो इसको उपयोग चालक की लंबाई पर निर्भर भी करती है, ये अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करती है, चालक की प्रकृति पर भी करती है। तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से डी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। याद कर लीजिएगा 100% यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा जी। वो आप लोग 13 नंबर देखिएगा बच्चों। 13 नंबर आप लोग को यहाँ से क्या पूछ रहा है भाई हो, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, 5 क्रम में जोड़ा जाता है, ए और बी दोनों में जोड़ा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आप लोग 13 नंबर को बताइएगा। तो इसमें आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या जी, इससे आप लोग को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग का यहाँ से ए इज द यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब आप लोग चलिएगा 14 नंबर। 14 नंबर में आप लोग बताइएगा, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युमय, उदासीन और भूस्व प्रकृति। तो इनमें तारों को रंग होते हैं, इन तारों को रंग कैसे होते हैं, आप लोग ये बताइएगा। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युमय, उदासीन और
पकित। तो इन तारों में के रंग कैसे होते हैं आप लोग बताइएगा। 14 नंबर के 3 तारों के रंग होते हैं जी लाल, काला और हरा। क्या जी? लाल, काला और हरा। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल 100% आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की और वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगेगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोग बताइएगा 15 नंबर में। 15 नंबर में आप लोग को यहाँ से क्या पूछ रही है? चुम्बक के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं को दिशा होती है। क्या जी? चुम्बक के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। सी ऑप्शन आप लोग का ए और बी दोनों से होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है। तो 15 नंबर का आप लोग को बताना है जी। इसमें होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा बी राइट आंसर। क्या जी? बी इज यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोग 16 नंबर आपको बताइएगा जी। 16 नंबर का आप लोग को बता देना है। अब क्या 16 नंबर का आप लोग बताइए। यहाँ से पूछ रहा है जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तापीय ऊर्जा को करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा को करते हैं, सौर ऊर्जा को करते हैं, स्थित ऊर्जा को करते हैं। तो किसको करते हैं? जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा के रूपांतरित करते हैं? तो आप लोग को 16 नंबर को बताना है। क्या मारिएगा जी? तो स्थित ऊर्जा के। क्या जी? स्थित ऊर्जा के। आप लोग का यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलिएगा 17 नंबर में। 17 नंबर में आप लोग क्या मारिएगा? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है जी? तो बताइएगा राजस्थान में है जी, महाराष्ट्र में है कि उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है। आप लोग का ये एसएसटी का क्वेश्चन आ गया, मगर आप लोग को हिंदी में ये पूछे हैं, साइंस में आप लोग को ये पूछे ही जाते हैं। 17 नंबर का आप लोग को बताना है। क्या मारिएगा? ये आप लोग को उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है जी? यूपी में, जहाँ आदित्यनाथ योगी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आदित्यनाथ योगी यहीं का है जी, जहाँ आप लोग को राम मंदिर बने हैं उत्तर प्रदेश में, वहीं इनका नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो आप लोग को उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अब आप लोग देखिएगा 18 नंबर में आप लोग का यहाँ से क्या पूछ रहा है ये समझिएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो एफ बराबर r/2 करके बना दीजिए इसको जी। क्या जी? एफ बराबर r/2 करके बना दीजिए। तो क्या मारिएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। एफ बराबर क्या? एफ ऐसे निकालेगा, एफ बराबर r/2। क्या जी? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी? यहाँ आर आप लोग को दिया हुआ, त्रिज्या आप लोग का दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। क्या जी? त्रिज्या आप लोग को दिया हुआ 40 सेंटीमीटर और एफ बराबर r/2 होता है। तो ये दोनों से काटिएगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप लोग का यही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से सी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग आगे चलिएगा 19 नंबर में। आप लोग को 19 नंबर आप लोग का चलना है। 19 नंबर में क्या पूछ रहा है? आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। आवर्धन का ऋणात्मक, रेखीय आवर्धन का ऋणात्मक मान इसमें से कौन बताता है? वस्तु के सपेश प्रतिबिंब को उल्टा होता है, वस्तु के सपेश प्रतिबिंब का सीधा होता है, सी वस्तु से प्रतिबिंब छोटा होता है, डी वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो आप लोग को 19 नंबर बताना है। तो 19 नंबर में आप लोग क्या बताए हैं जी? वस्तु के, क्या जी? वस्तु के सपेश प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या जी? वस्तु के सपेश प्रतिबिंब उल्टा होता है। आप लोग का यहाँ से ए इधर यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर में, 20 नंबर में आप लोग को बताना है ऊर्जा के सभी रूप अनंत स्रोत माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? कोयला को माना जाता है, जल को माना जाता है, सूरज को माना जाता है, परमाणु को माना जाता है। तो आप लोग को 20 नंबर बताना है। तो आप लोग 20 नंबर का क्या आंसर दे रहे हैं? तो इसमें सूर्य को माना जाता है जी। किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? सूर्य को माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत में किसे माना जाता है? तो आप लोग का यहाँ से सूर्य को माना जाता है। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा सी इज द यहाँ से बिल्कुल 100% आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बिल्कुल अंत से जितना हम आप लोग को वीडियो साइंस का अपलोड किए हैं या संस्कृत का आप लोग अपलोड किए हैं, चाहे हिंदी का अपलोड किए हैं, या आप लोग पॉलिटेक्निक भी तैयारी करते हैं तो आप लोग को पॉलिटेक्निक के जो वीडियो अपलोड किए हैं इतना से देख के चल जाइएगा। इससे आप लोग को बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग 12 चैनल के चक्कर में नहीं जाइएगा जी। तो एक 21 नंबर बताना है। प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश के तरंगे होती है। क्या होती है? चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, सी विद्युतीय तरंग होती है, डी आप लोग को इनमें से कोई नहीं होती है। प्रकाश तरंगे होती है। क्या प्रकाश तरंगे कैसी होती है आप लोग को ये बताना है। 21 नंबर का ये आप लोग को होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। आप लोग का यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। प्रकाश तरंग होती है। क्या जी? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। बी यहाँ से बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलिएगा जी 22 नंबर क्वेश्चन में।
चलिए 22 नंबर आप लोग को बता देना है। अब क्या बता रहे हैं आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है जी। तो CaOH2 है जी। तो आप लोग का यहाँ से बी है जी, बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2 का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। आप लोग का ये बुझा चूना का सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा तो जेबे करेगा जी। फिर आप लोग को ये पॉलिटेक्निक के भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा 10th के बाद, तो आप लोग का यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ये आप लोग पूछ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का सूत्र है, ये समान निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज का सूत्र है। ये आप लोग को इसमें को पूछ दिया जाता है आप लोग एग्जाम में, तो आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बोर्ड में भी पूछा जाएगा। 23 नंबर आप लोग को बताना है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। C12H22O11 आप लोग का सी है जी, तो सी मारिए, सी इज यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ग्लूकोज का आप लोग को पूछ देता था C6H12O6, और चीनी के पूछ जाते C12H22O11 हो जाएगा। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा सी इज यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलेगा 24 नंबर में। 24 नंबर आप लोग को बताना है, विद्युत फ्यूज का काम करता है। विद्युत फ्यूज किसका काम करता है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर करता है, धारा के रासायनिक प्रभाव पर करता है, कि किसी पर भी नहीं। विद्युत फ्यूज है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग को विद्युत फ्यूज है काम कैसे करता है आप लोग को ये बताना था। विद्युत फ्यूज आप लोग को कैसे काम करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर करता है, धारा के रासायनिक प्रभाव पर करता है, किसी पर भी नहीं। तो 24 नंबर का आप लोग को बताना है। 24 नंबर का आप लोग क्या बताइएगा जी, धारा ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। क्या जी, धारा ऊष्मीय प्रभाव पर। तो यह हो जाएगा आप लोग का ए इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। 24 नंबर का आप लोग को हो जाएगा ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। ए इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आप लोग आगे चलेगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर आप लोग चलिएगा। 25 नंबर में आप लोग के यहाँ से क्या पूछ रहा है, यदि किसी नरम लोहे के धारावाहिक कुंडली के गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा। क्या जी, यदि किसी नरम लोहे के धारावाहिक कुंडली को गर्म कर दिया जाए तो इससे क्या होगा। आप लोग को बताना है। क्या इसको बताइएगा, समांतर चुंबक हो जाता है, विद्युत चुंबक हो जाता है, ए और बी दोनों हो जाता है, इनमें से कोई नहीं हो जाता है। तो अब इसको बताना है, क्या बताइएगा जी। अब इसको क्या मारिएगा, 25 नंबर का आप लोग को राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो विद्युत चुंबक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विद्युत चुंबक। आप लोग ऐसा क्वेश्चन 100% याद रखिएगा, क्योंकि इससे आप लोग को बाहर नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं हिंदी, साइंस, मैथ का क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे न्यू स्टाइल से, नया मौज और मस्ती के साथ आप लोग को पढ़ाएंगे। इससे आप लोग को बाहर नहीं आएगा, विश्वास करके ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज मेरा क्लास यहीं तक स्टॉप हो गया। 26 नंबर से आप लोग को कल हिंदी का क्लास देंगे जी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।